दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा खेती की। पहला कारण, चौधरी चरण सिंह जी को हमने भारत रत्न दिया ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान में भी एक किसान नेता ऐसा था जो देश के बारे में सोचता था, जिसने किसानों के लिए और आम जनता के लिए एक साथ सोच रखा। और उनकी एक किताब आई थी जो मैं आज आपके सामने इसकी चर्चा करूंगा, और वो है इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, द गांधीयन ब्लूप्रिंट बाय चौधरी चरण सिंह। दूसरी इंपॉर्टेंट घटना है हरियाणा पंजाब में किसानों का आंदोलन। इन दोनों चीजों को आज हम मिला के देखेंगे कि अगर चौधरी चरण सिंह जी आज होते और इस तरह से किसान अगर आंदोलन कर रहे होते तो उनका क्या जवाब होता। किसानों की जो आंदोलन है उसमें एक सबसे बड़ी जो डिमांड है वो है एमएसपी का लीगलाइजेशन। मींस आप एमएसपी को लीगल राइट बनाइए। क्या चौधरी चरण सिंह जी इसके पक्ष में थे या नहीं, और उनका जो मत था उसके पीछे क्या आर्ग्यूमेंट थे, यह समझना भी जरूरी है। शायद यही कारण है कि चौधरी चरण सिंह ने भारत के किसान, भारत की खेती और भारत को आज के किसान नेताओं से ज्यादा बेहतर समझा। इसीलिए वो देश के एक सबसे बड़े पद पर जाके पहुंचे और हमारे नेता अल्टीमेटली एमएलए या एमपी की कुर्सी के लिए लड़ते रहते हैं। जब सोच का फर्क होता है, जब विचार शक्ति बदली होती है, तो रिजल्ट भी बदल जाते हैं। दोस्तों, आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं चौधरी जी की जो किताब है इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, द गांधीयन ब्लूप्रिंट, आप इस किताब को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह आर्काइव में आपको ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। मैं इस किताब को इंग्लिश में डाउनलोड कर रहा हूं, इसीलिए इसको मैं इंग्लिश और हिंदी में अपनी तरफ से अनुवाद करके आपके सामने रखूंगा, ताकि जो हमारे दोनों ऑडियंस हैं, हिंदी जो समझते हैं और जो इंग्लिश समझते हैं, दोनों के लिए उपयोगी रहे। आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस मुद्दे से संबंधित और बहुत सारी इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले जो चौधरी जी ने कहा अपनी किताब में एमएसपी को लेकर, जब फार्म प्राइसेस की बात आई कि किसानों की आमदनी, किसानों का दाम कैसे तय होना चाहिए, यह मुद्दा आज का नहीं है। यह किसान जो आज हंगामा कर रहे हैं, यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हमेशा से किसानों के हक को लेकर विवाद चलते रहे हैं और यह खोजने की कोशिश की जाती रही है कि सही रास्ता क्या है। लेकिन चौधरी साहब की किताब में एक जो अच्छी बात यह है कि उन्होंने इसके सारे साइड्स एनालाइज करके जो अपने विचार रखे वो वास्तव में विचारणीय हैं। सबको पढ़ने चाहिए, जो किसानों के हक की बात करता है, किसानों के वेलफेयर की बात करता है। और मैं ये तो यहां तक कहूंगा कि आजकल जो किसान नेता हैं उनको चौधरी साहब की किताब को 2 बार ढंग से पढ़ना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। 7 महत्वपूर्ण आर्ग्यूमेंट है इसमें जो मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं। 7 मतलब करीब 7 पैराग्राफ हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, लेकिन सबको जानना जरूरी है, क्योंकि चौधरी साहब ने भारत की खेती की नब्ज को पहचाना और किसानों के हित में क्या है वो अपनी किताब में लिखा। It is contended by some of the well-wisher of farmers that even the best of technical and administrative program of the agriculture development will not produce the desired result if prices are allowed to fall to unremunerative level. सरकार अलग अलग प्रयास कर ले, लेकिन अगर दाम गिर जाते हैं जिससे किसान को लाभ नहीं मिलता है, तो शायद खेती को फायदा नहीं होगा, किसान को फायदा नहीं होगा। ये एक आर्ग्यूमेंट अक्सर दिया जाता है और आज भी दिया जा रहा है। In as much as owing largely of uncertainty of weather, there is a wide fluctuation in yield, agriculture production cannot be adjusted to demand. ये भी हमें पता है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतार चढ़ाव के दौर से गुजरता है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। डिमांड के हिसाब से हम प्रोडक्शन बदल नहीं सकते। दिस पेक्युलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इज द चीफ कॉज ऑफ फार्मर्स पॉवर्टी। शायद यही कारण है कि किसान देश का बहुत ज्यादा गरीब है।
price manipulation and guaranteeing of minimum price to the farmer will therefore is argued help him much more than any other kind of assistance by the state. ये कहा जा रहा है कि अगर हम एमएसपी फिक्स कर दें और वो गारंटी कर दें एमएसपी की, तो शायद किसान का भला हो जाए। यही आजकल हमारे नेता आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। ये आर्ग्यूमेंट आज का नहीं है, ये किताब 1978 की है। तो कितने साल हो गए दोस्तों? आज 50 साल पुरानी बात आज हम दोहरा रहे हैं। कहने का मतलब इस बात को लेके है कि 50 साल पहले भी आर्ग्यूमेंट दिए जाते थे, आज भी दिए जा रहे हैं। 50 साल पहले चौधरी साहब ने क्या कहा था, मैं आपको उनकी आर्ग्यूमेंट को आपके सामने रखता हूं। द अबव आर्ग्यूमेंट अबव प्राइस सपोर्ट मेक्स ए ग्रेट अपील टू फार्मर्स। ये किसानों को बहुत अच्छा लगता होगा कि ये बात कही गई है। बट इन आवर ओपिनियन एनी इफेक्टिव पॉलिसी इन दिस रिगार्ड एक्सेप्ट फॉर लिमिटेड पीरियड और सेलेक्टेड क्रॉप इज अनवर्केबल इन इंडिया। ये कहने और सुनने में अच्छा लगता है, ये नेतागिरी में अच्छा लगता है, लेकिन ये भारत के लिए वर्केबल नहीं है। हाँ, थोड़े समय में 2-4-5 साल में किसी क्रॉप को स्टेबल करने के लिए अगर आपको ये पॉलिसी लानी पड़े, जैसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जूट, कॉटन, ग्राउंडनट, शुगर केन, क्योंकि ये सब इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, ये सब कैश क्रॉप थी, हमारे भारत के उद्योगों को चाहिए थी। अगर उद्योगों को बढ़ाना है और इस तरह की क्रॉप को बढ़ाना है तो थोड़े समय के लिए आप ये फसल पे एमएसपी की गारंटी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको हमेशा के लिए व्यापक रूप से हर फसल पे लगाएंगे तो ये भारत के लिए उचित नहीं है। ये चौधरी साहब ने अपनी किताब में लिखा है और उसका उन्होंने जस्टिफिकेशन भी दिया है। It is an idea borrowed from the Western countries where this policy was practiced during the two world wars with great advantage to agriculture production. ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि आप एमएसपी इंश्योर करिए, मिनिमम सपोर्ट इंश्योर करिए, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। और ये फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वेस्टर्न कंट्रीज में इंश्योर किया गया था, क्योंकि लड़ाई चल रही थी और अगर किसान खेती से हट जाते तो फिर खाद्य सुरक्षा की एक संकट खड़ा हो जाता, उसको रोकने के लिए। It has been practiced in times of peace also in some countries, particularly in USA, where agriculture economy is faced with overproduction and surplus, that a whole range of financial contrivance have been devised to maintain farm prices at a level which will provide the farmer with profit, in turn can spend a purchasing the products of countries' vast industries. उनका ये कहना था कि इस तरह का प्राइस सपोर्ट किसानों को देना इसलिए अमेरिका में जरूरी पड़ा पीस टाइम में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर, कि अगर किसानों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो वो इंडस्ट्री का सामान नहीं खरीद पाएंगे। उनको अपनी अगर इंडस्ट्रीज को चलाना था, लगाना था, बढ़ाना था, तो किसानों को उन्होंने वो पैसा देना पड़ा ताकि किसान जाके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट खरीद सके। ये ऑब्जेक्टिव था उनको प्रोडक्शन कॉस्ट को देने का। लेकिन ये बात थी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चौधरी साहब ने क्या कहा? ए पॉलिसी ऑफ प्राइस सपोर्ट और फिक्सेशन ऑफ मिनिमम प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मींस दैट फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नेशनल एक्सचेकर टू द पॉकेट्स ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी। चौधरी साहब ने यह कहा कि अगर हम इस तरह की लीगलाइज्ड एमएसपी करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि देश का पैसा जो टैक्स से कलेक्ट किया जा रहा है, वो देश का पैसा किसानों की जेब में या एग्रीकल्चर कम्युनिटी की जेब में ट्रांसफर किया जाए। नाउ इफ दिस कम्युनिटी इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू जनरल कम्युनिटी, अगर ये जो कम्युनिटी है या ये जो आबादी है जो खेती पर निर्भर है, अगर ये छोटी होती जैसे यूएस और यूके में है, जहां पे मात्र 3 से 4% लोग खेती करते हैं और 96 to 98% पे टैक्स लगता है, वहां तो ये उचित था। लेकिन भारत जैसे देश में जहां पे 70%, 60 से 70% आबादी खेती पर निर्भर है और मात्र 3 से 4% लोग टैक्स देते हैं, ये संभव नहीं है, क्योंकि 3 से 4% लोग 60 से 70% लोगों का बोझ नहीं उठा पाएंगे और पैसा देश की जो डेवलपमेंट पे जाना है वो नहीं बच पाएगा। इसलिए उन्होंने ये कहा, but if those who have to be subsidized constitute some 70% of people as the cultivar and laborer combined to do in India, any policy of agriculture
support in the final analysis only mean that subsidy in the form of difference between the market price of commodity and price guarantee to the producer of the state will be coming at a very large extent from their own pocket. ये बात किसान नेताओं को समझनी होगी। अगर मान लीजिए हमने गारंटीड प्राइस कर दिया, एमएसपी कर दिया, और अगर सरकार को, क्योंकि जब आप गारंटी करते हो और उनका माल नहीं बिकेगा तो सरकार को खरीदना पड़ेगा। हालांकि किसान नेता अपने आर्ग्यूमेंट में कहते हैं कि हमने कब कहा सरकार सारा खरीदे, लेकिन जब आप गारंटी की बात करते हो, जब आप लीगल गारंटी की बात करते हो, तो उसके इंप्लीकेशंस अलग होते हैं। आप गारंटी दे रहे हो और कोई खरीदार नहीं है तो उस गारंटी का क्या मतलब? ये बात समझने की होगी, इसके लीगल इंप्लीकेशंस है। इसका मतलब यह है कि अगर उस गारंटी को इंश्योर करना है, एनफोर्स करना है, तो क्या होगा? सरकार को उस प्रोडक्शन को खरीदना होगा, पैसे नहीं है। इसका मतलब देश में टैक्स बढ़ाने होंगे, और जब आप टैक्स बढ़ाओगे तो किसान तो एक ही फसल उगाता है दोस्तों, वो उगाएगा मान लीजिए गेहूं, लेकिन खरीदेगा 20 फसलें, और उसमें उसके दाल भी होंगी, चावल भी होगा, चीनी भी होगा, कपड़े भी होंगे, दुनिया भर की चीजें होंगी, इंडस्ट्रियल आइटम्स भी होंगे, पेट्रोल डीजल भी होगा, बिजली भी होगी, बच्चों के स्कूल की किताबें भी होंगी, सब कुछ होगा। ओवरऑल टैक्स बढ़ जाएगा। जब ओवरऑल टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में गेहूं को या चावल को या बाकी क्रॉप्स को कंपनसेट करना है, तो किसान की माली हालत सुधरेगी या और बिगड़ेगी। चौधरी साहब ने यही बात कही है कि आप कह तो सकते हो कि हमें गारंटीड एमएसपी दो, लेकिन अल्टीमेटली टैक्स आपकी जेब से ही जाएगा, और इससे किसान और गरीब होगा, सुधार नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है, शायद किसान नेता इस बात को समझना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही, द मनी स्पेंट ऑन प्रोविजंस ऑफ गोडाउन एंड ट्रांसपोर्टेशन, पेमेंट ऑफ द ह्यूज स्टाफ that will have to be raised and maintained for this purpose, and other overheads expense, as also the damage or wastage of grain that is inevitably involved in storage, if not for all other reasons than sheer negligence, with the additional drain on the lean resources of the country. अब FCI को हम कहते हैं ऑलमोस्ट 14 से 24% तक का ओवरहेड है FCI में। इस बात को आपको समझना होगा। इसका मतलब आपको FCI जैसी कई संस्थाएं चाहिए। हम एक FCI की इनएफिशिएंसी से परेशान हैं। हर राज्य में ऐसी संस्थाएं खड़ी हो जाएंगी जिसमें देश का पैसा लगेगा, वहां पे जो बचे खुचे पैसे हैं वो डाइवर्ट करने पड़ेंगे ताकि वो किसानों की फसलें ले सकें। फिर करप्शन होगा, जैसा हमने देखा। FCI का करप्शन वेल नोन है, ये सबको पता है किस तरह से आड़तियों और ऑफिसर्स के बीच में कनाइवेंस होती है, और पंजाब हरियाणा जहां जहां पे FCI एक्टिव है, किस तरह से आड़ती और वहां के लोकल ऑफिसर्स मैनिपुलेशन करते हैं। इसकी कहानियां आपको पूरे देश में सुनने को मिल जाएंगी। इससे क्या होगा? आपको बहुत सारे सरकारी अफसर रखने पड़ेंगे, और जितने ज्यादा सरकारी अफसर होंगे उतना सैलरी और बाकी खर्चे बढ़ेंगे। साथ ही साथ क्योंकि आप उनको ढंग से सैलरी नहीं दे पाएंगे तो वो लोग फिर करप्शन करेंगे, और देश में करप्शन और बढ़ जाएगा। ये चौधरी साहब ने अपनी किताब में लिखा है, पेज नंबर 38 पे, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इसके अलावा उन्होंने एक बात और जो कही है वो ये कि अपार्ट फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस, इट इज डाउटफुल whether fixation of minimum agriculture price is otherwise desirable in view of the relatively small of non-agrarian sector in our country and a very high percentage of income that is spent on food. Subsidizing of agriculture, as is commonly done in some other developed countries, will increase the food prices, which will set the pace of prices of other commodities, and this will serve to keep the agriculture workers tied down to land and will not be diversified for non-agriculture sector which our country needs. चौधरी साहब ने कहा कि अगर मान लीजिए कि आप फूड प्राइसेस MSP बढ़ा देते हैं और फिर उसकी गारंटी कर देते हैं, तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनके लिए भी खाना महंगा होगा। जब उनका खाना महंगा होगा तो उनके वेज रेट बढ़ाने पड़ेंगे। जब उनके वेज रेट बढ़ाने पड़ेंगे तो सारे इंडस्ट्रियल रेट्स बढ़ जाएंगे, उसका खामियाजा किसान को भी उठाना पड़ेगा। तो ये साइकिल है, किसान आइसोलेशन में अपने आप को नहीं देख सकता। ये बात बार बार उन्होंने कही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कही है
कि मान लीजिए द फूड फॉर इट इज फूड नॉट फैक्ट्री गुड्स which are the first necessity of man, and it is the farmer, not the factory, who is possession of a land which produces food, and the land is a national asset. ये बात उन्होंने कही कि किसान जिस जमीन पे खेती कर रहा है वो देश की जो भूख मिटाने के लिए जो जरूरत है उसका काम कर रहा है, लेकिन वो जो जमीन है वो नेशनल एसेट है। तो किसान अगर ये कहता है कि जमीन मेरी है, मैं जो चाहे करूं, कर सकता है, लेकिन किसान को भी ये समझना होगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट की बात हमको करनी है। So that there is a underproduction as a result of price are shooting up, it becomes the duty of the state to procure food from the growers and supply it to the reasonable price, even if they have to subsidize for the certain section of society which are poor and cannot afford food at market price. कि मान लीजिए फूड प्रोडक्शन कम हो गया तो सरकार किसानों से खरीदे और उन लोगों को दे जो फूड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो समाज के गरीब लोग हैं, और अगर जरूरत पड़े तो सब्सिडाइज करना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो मुद्दा आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो सच ड्यूटी कास्ट ऑन द स्टेट व्हेन देयर इज ओवर प्रोडक्शन एंड फूड इज इन सरप्लस, बट इफ वी सीक द एड ऑफ द स्टेट इन दिस केस ऑल्सो, वी आर in a way inviting its firm presence in our economic life, which is exactly the aim of communists. ये बात जो चौधरी साहब ने कही शायद हमारे देश के सभी बुद्धिजीवियों और किसान नेताओं को समझना होगा कि अगर सरकार इंटरफियर करेगी हर चीज में, खरीदेगी भी, पैसा भी देगी, प्राइस भी फिक्स करेगी, उसकी गारंटी भी देगी, ये वो ही हो गया जो एक कम्युनिस्ट राज्य में होता है। और यही एम है कम्युनिस्ट लोगों का जो चाहते हैं कि सरकार हर चीज में इंटरफियर करे। ये क्या भारत के लिए उचित होगा? भारत को क्या हम कम्युनिस्ट देश बनाना चाह रहे हैं? क्वेश्चन ये उठाया है चौधरी साहब ने। इसके अलावा इन्होंने एक और बात कही, फर्दर कंट्रोल ऑफ प्राइसेस हैज नॉट बीन सक्सेसफुल एनीवेयर विदाउट द कंट्रोल ऑफ सप्लाईज। आप जो प्राइस के हैं, जो मान लीजिए गेहूं ज्यादा हो गई तो रेट गिरेंगे, कम हो गई तो रेट बढ़ेंगे, ये चलता है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि नहीं, हर बार प्राइस कंट्रोल रहे, हर बार प्राइस 30 रुपए ही रहे जिससे किसान का फायदा हो, इसका मतलब अगर आपको प्राइस स्टेबल रखने हैं तो आपको सप्लाई को भी कंट्रोल करना होगा। इसका मतलब भारत सरकार बताएगी कि कौन किसान क्या उगाए, कितना उगाए, कब उगाए, कैसे उगाए। इसका मतलब यह है कि द कंट्रोल ऑफ सप्लाईज टू सक्सीड द गवर्नमेंट विल हैव टू टेक ओवर प्रोडक्शन ऑफ फूड। भारत सरकार को फिर प्रोडक्शन के मामले में भी किसानों को डिक्टेट करना होगा कि आप क्या उगा सकते हैं और क्या नहीं उगा सकते। किसान अगर मनमर्जी से फसल उगाना चाहता है तो उसकी गारंटी फिर सरकार नहीं ले सकती। या तो किसान को इस बात को मानना होगा कि पूरा प्रोडक्शन कंट्रोल भारत सरकार के हाथ में हो, जो कम्युनिस्ट कंट्रोल में होता था, तभी आप इस तरह का कर सकते हैं। बिकॉज इट इज दस द कलेक्टिव फार्मिंग केम टू बी एस्टेब्लिशमेंट इन यूएसएसआर। इसी आधार पे फिर आपको अपनी जमीन का मालिकाना हक छोड़ना होगा। फिर सरकार यूएसएसआर की तरह बड़े बड़े फार्म बनाएगी, फिर डिसाइड करेगी कितना गेहूं कहां उगाना है, आपको खाने के लिए गेहूं मिल जाएगा, आपको फिर जमीन का मालिकाना हक का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि आप मन मर्जी से फिर खेती नहीं कर पाएंगे। रशिया में भी यही हुआ था। Farming, which presumably the advocates of fixation of minimum price of agriculture produce do not desire or contemplate. जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और यही बात उन्होंने कही थी कि according to communists, the aim of the state is or should be to secure maximum marginal rate of saving in agriculture sector, acquire their savings and use them financial capital formation in the industrial sector. दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि चौधरी साहब ने वो सब समस्याओं को समझा जो देश के किसानों के साथ है, और उनका आंसर बहुत क्लियर था कि अगर आप चाहें कि हर जगह स्टेट इंटरफेयर करे तो आप कम्युनिस्ट राज्य बन जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि किसान को बाजार से जोड़ा जाए। मेरे दो सुझाव हैं आपके माध्यम से। क्या एपीएमसी की आधी दुकानें किसान संस्थाओं के नाम एलोकेट हो सकती हैं? और ये पॉसिबल है, एक ऑफिस ऑर्डर से काम हो जाएगा।
जितनी एपीएमसीज हैं उसमें अगर 100 दुकानें हैं तो आप 100 और बनाइए और वो सिर्फ किसान संस्थाओं को दें, किसान कोऑपरेटिव्स को, एफपीओस को, इंडिविजुअल किसी को ना दें, ताकि किसान वहां जाके अपना माल रखे और बाजार के भाव पे बेच सके। अब बाजार का भाव कौन तय करेगा? व्यापारी वर्ग तय करेगा। अगर किसान को लगता है कि रेट अच्छा है तो किसान का प्रॉफिट होगा। अगर वहां पे बाजार में रेट गिर रहा है तो किसान को यह मैसेज जाएगा कि आपको अगली बार इस फसल को ध्यान से उगाना है। या साथ ही साथ किसानों के लिए जो सरकारें हैं वो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी करें, क्योंकि हो सकता है उस दिन रेट गिरा हो, हफ्ते 10 दिन बाद रेट स्टेबलाइज होते हैं और बढ़ने लगते हैं। तो अगर हम वेयर हाउसिंग के साथ साथ आधी एपीएमसी की दुकानें अगर किसानों को दे दें तो जो कंज्यूमर एमएसपी से कई गुना ज्यादा आज पे कर रहा है उसका काफी हिस्सा किसान तक चला जाएगा। हो सकता है कंज्यूमर को भी सस्ता सामान मिले और किसान की आमदनी भी बढ़ जाए। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? आपके क्या विचार हैं दोस्तों इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर? क्योंकि जिस तरह से किसान नेता इस देश को मिसलीड कर रहे हैं और किसानों को मिसलीड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन किसान नेताओं को बैठ के एक बार चौधरी साहब की किताब पढ़नी चाहिए, उस पर मंथन करना चाहिए और कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिले तो देश के सामने रखना चाहिए। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल धन्यवाद। वंदे मातरम।